स्वागत है मित्रों। आज यूपी कांस्टेबल के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था 18 फरवरी के दिन का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसके मैथ का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया ट्रिक के साथ इसे समझाया हूँ। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और आप वीडियो को अब मैं कहूँ कि ज़रूर देखिए। तो आप सोचते होंगे कि ये तो अपने लिए कह रहे हैं, लेकिन सच मानिए मैं आपके लिए कह रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हल करें। अच्छा, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। पासवर्ड भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा और यह पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हल करें। 2 गुणे 6 माइनस 12 भागा 4 धन 2। इसके लिए पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, बोडमस का फार्मूला बताया, समझाया था कि पहले कोष्ठ तोड़ेंगे, फिर ऑफ यानी का तोड़ेंगे, फिर डी यानी डिवीजन करेंगे भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे गुणा, फिर ए एडिशन जोड़ करेंगे, फिर यस। या हिंदी में आप रटे रहिए, को का भागु जो घ, को कोष्ठक का भाग गु गुणा जो जोड़ ग घटाना। इसी क्रम से हल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब 2 गुणे 6 है, अब माइनस 12 भागा 4। देखिए आप जल्दी कैसे हल करेंगे। आपको पता है कि पहले भाग हल किया जाएगा इसमें, क्योंकि कोष्ठक और का नहीं है। तो 12 में आप 4 का भाग देंगे और शेष स्टेप उसी तरह से लिखते चले जाते हैं। फिर आगे 2 गुणे 6 करते हैं आप, तो आपको समय अधिक लगता है। आप यह भी तरीका सीख लीजिए कि अगर भाग और गुणा के स्टेप धन या ऋण से अलग हैं तो आप दोनों को एक साथ हल करते चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए 2 गुणे 6 ऋण से अलग है, तब 12 भागा 4 है, तो आप एक साथ हल कर लीजिए। 2 गुणे 6 को आप 12 लिख लीजिए तुरंत, और माइनस 12 भागा 4 को 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और धन 2। अब 12 से अब फिर आपको बताया जाता है कि पहले जोड़ कर लेंगे तब घटाना, कोई फर्क नहीं। जोड़ और घटाना में से चाहे जिसको आप पहले हल कर लीजिए। तो 12 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 9, 9 और 2 जुड़ जाएगा तो कितना आएगा? 11। बस यही आपका सी आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए, सरल कीजिए। 108 भागा 36 गुणे 1/4 धन 2/5 गुणे 1/4। तो अब आप यहाँ देखिए भाग और गुणा दोनों सटे हुए हैं, इसलिए आपको क्रम के नियम का पालन करना पड़ेगा। तो पहले भाग देंगे आप 36 का, तो जब आप 36 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, और गुणे अब यहाँ देखिए आप 4 बच रहा है, 1/4, ठीक। 1/4 कर लीजिए। इसके बाद धन, अब देखिए धन से यह स्टेप अलग है ना, 2/5 गुणे 1/4, यह धन से अलग है, तो आप इसको सीधे हल कर लीजिए, गुणा यही हल कर लीजिए। अब 2 दूनी 4 कटेगा, फिर 2 पंजे 10 यानी 1/10 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट आप 1/10 लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक। यह नहीं है कि एक स्टेप का आप इंतजार करिए कि चलिए उसको बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, नहीं। अब 3/4, 3 गुणे 1/4 मतलब 3/4। अब धन 1/10। अब आप डायरेक्ट लसा ले लीजिए, तो लसा लेंगे तो क्या आएगा? 20 आ जाएगा, ठीक। अब 4 × 5 = 20 होगा, तो 5 या 15 कर लीजिए। धन 10 दूनी 20, तो 2 कर लीजिए, यानी 17/20 आ गया, ठीक। यानी आपका विकल्प ये जो बी है यह सही हो जाएगा। चलिए आगे, ये सब बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक। अब आइए इसको जरा देखते हैं। 5.061 धन 3.98 धन 0.7034 धन 7.6 धन 0.3 धन 2। देखिए यह सवाल मुख्य रूप से इसलिए पूछा गया है कि आपकी समझ को जानी जा सके कि आप दशमलव संख्याओं को सही ढंग से लिख लेते हैं कि नहीं, जोड़िया घटाना के लिए, ठीक। अब देखिए इनको इस ढंग से लिखा जाएगा जो यहाँ मैं लिख करके दिखाया हूँ। 5.061 3.98 0.7034 7.6 0.32। दरअसल हमेशा एक चीज केवल याद रखिए कि जोड़ और घटाना करना है आपको, और दशमलव संख्याओं का, तो दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव होना चाहिए। बाकी दाईं तरफ और बाईं तरफ जहां तक जाए वो जाने दीजिए, कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं, ठीक। लेकिन दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए।
तो इस तरह से लिख करके आप जोड़ लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपको इसमें बहुत समय लगेगा। तो अगर आपका अभ्यास है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ आप देखिए कि जो 4 अंक वाला है वो सबसे बाहर उसका अंक जा रहा है। फिर उसके बाद 3 अंक वाले का, फिर 2 जो दशमलव के बाद है अंक, फिर 2 तब 1, ऐसे जोड़ते हैं दाईं तरफ से। तो ये देखिए 4 वाला पहले उतर जाएगा। अब ये 4 पहले जब हो जाएगा तो जो दशमलव के दाईं ओर 3 अंक वाले हैं, तीसरा अंक है उसको शुरू करेंगे। तो तीसरा वाले में आप देखेंगे तो यह 0.703 में से 3 है, ठीक? और यहाँ आप देखेंगे 1 है। तो 3 और 1 4, इसको जोड़ लेंगे, ठीक? अब दूसरा वाला अंक लेंगे। तो दूसरा वाला अंक आप देखिए दशमलव के बाद दूसरे अंक पे इसमें 0 है, ठीक? और यहाँ 8 है, 0 8 8 हुआ। और यहाँ आप देखिए 6 है, तो 8 और 6 14 हुआ। फिर 4 लिख लीजिए आप, हासिल 1 आया। अब आप पहला वाला अंक लेंगे। अब पहला वाला लेंगे तो पहला यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1 अंक इसमें है 3 और यह 6 3 9, ठीक? 3 और 6 9 और इसमें से 7, 9 7 16 और इसमें 9 25 और इसमें 0 5 और 1 हासिल था, ठीक? तो आ गया 6। अब दशमलव के बाईं तरफ चलेंगे। तो दशमलव के बाईं तरफ अब ये 2 दशमलव के बाईं तरफ रहेगा 2 और 7 2 9 9 3 12 12 5 17 और 2 हासिल था 19, ठीक? अब आप 4 अंक पे जो सबसे ज्यादा अंक का हो, यानी 4 अंक दशमलव के दाईं ओर है इसमें, तो आप 4 अंक पे दशमलव लगाएंगे। यानी दशमलव के सीधे में ऐसे जोड़िए, यहाँ इसको देखिए, ये वाला यहाँ यहाँ आप देखिए ये सीधे में आ रहा है तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए आप और बाकी जोड़ दीजिए, तो ऐसा ही आंसर आएगा। और ऐसे आप जोड़ रहे हैं तो जिसमें सबसे ज्यादा अंक हो उसको तो 1 2 3 4 अंक पे आप दशमलव लगा दीजिए। तो देखिए विकल्प कौन सा सही हो रहा है? सी। एक तरीका तो यह है। दूसरा यह है, ये तो हमने बताया ताकि आप जान सकें, लेकिन आपको एग्जाम में लगाना है तो देखिए कितना सरल सवाल था यह। चौथे अंक पे दशमलव के दाईं ओर 4 है, तो 4 ज्यों ही आप उतारिए कि विकल्पों में देख लीजिए है क्या, किसमें है। तो विकल्प में सी वाले में केवल अंत में 4 है। आप यहाँ सही करके आगे बढ़िए। मात्र आप इस सवाल को 1 सेकंड में हल कर सकते हैं, ठीक? ये तरीका है परीक्षा में हल करने का। आप जोड़ करके देख लीजिए किसमें मिल रहा है। अगर 1 अंक मिल रहा है तो दूसरा वाला जोड़ लीजिए, ठीक? वह है तो तीसरा वाला जोड़ लीजिए। जिस पर सबसे अलग वाला आपको मिल जाए विकल्प, वही आप टिक करके आगे बढ़ जाइए, ठीक? चलिए, यदि ए बी का 250% हो, यदि ए बी का 250% है तो बी ए प्लस बी का कितना परसेंट होगा? अब आपको करना क्या है, यहाँ आप सवाल को फिर से ध्यान से देखिए। ए जो है वह बी का 250% है, यानी बी कम है, और ए जो है उसका 250% है। तो आप यहाँ बी को तुरंत 100 मान लीजिए, और जैसे ही बी को 100 मानेंगे वैसे ही ए जो है वह कितना हो जाएगा, उसका 250% यानी 250। 100 का 250% माने 250, ठीक? अब अब कह रहा है तब बी जो है वह ए प्लस बी का कितना परसेंट है। अब आप ए प्लस बी कर लीजिए। तो ए प्लस बी अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 250 धन 100 यानी 350 350, ठीक? अब ये लिखने में देर लगता है, लेकिन अगर आपको आ रहा है अभ्यास है तो बहुत सरल है। अब कह रहा है कि बी कितना परसेंट है, तो बी का मान कितना था 100। जिसका प्रतिशत निकाला जाता है उसके लिए क्या करते हैं, उसमें 100 का गुणा करते हैं। जैसे आप अपने परीक्षा के प्राप्तांक का प्रतिशत निकालते हैं, तो जो प्राप्तांक होता है उसमें 100 का गुणा करते हैं आप, फिर जितना पूर्णांक होता है उसका भाग देते हैं, ठीक? तो बी का प्रतिशत निकालना है तो बी 100 है, इसमें आप 100 का गुणा कर लीजिए। फिर पूर्णांक यानी जो जिस पर निकालना है उसको ले लीजिए, यानी 350 आप ले लीजिए। इसी का परसेंट आपको निकालना है, ठीक? अब ये 0 निकल गया, ठीक? 5 7 35 और 5 दूनी 10, यानी 2 में 100 का गुणा करेंगे आप, 200/7। अब 200/7, अब 200 में आप 7 का भाग कर दीजिए। 7 दूनी 14, 6 आया, 7 8 56, 4 आया, 28 से ही 4/7%। बहुत सरल सवाल है, ठीक? अगर आप अभ्यास किए हैं तो
आप जितनी देर में जीएस और जीके के प्रश्न करते हैं उतने समय इसमें लगता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संख्या 323 में है कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं, ठीक, 4 अभाज्य गुणनखंड, 2 अभाज्य गुणनखंड, 3 अभाज्य गुणनखंड, कौन सा सही है? देखिए, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? ऐसा गुणनखंड करिए कि जो फिर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। जैसे 8 है, 8 को हम 2 गुणे 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 जो है वो विभाज्य है, ठीक। लेकिन 4 को भी जब 2 गुणे 2 कर देंगे तो तीनों 2 जो है अभाज्य हो जाएंगे। जैसे 6 है, 6 को 2 गुणे 3 कर दिए तो 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। यानी एकदम सरल रूप में आप जैसे छोटे से छोटे गुणनखंड के रूप में आप तोड़ते हैं ताकि कोई भी गुणनखंड पुनः विभाज्य न हो किसी संख्या से। तो उसी तरह से 323 का करना है। अब 323 का अगर आप करेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जज करना भारी पड़ेगा कि इसका गुणनखंड हम कैसे करें। इसका भी तरीका हम आपको तुरंत बता दे रहे हैं, ठीक। उन सब पर मैं एक वीडियो दिया हूँ प्लेलिस्ट में, आप जा करके आप विभाज्यता का नियम पढ़ सकते हैं, तो उसमें आपको तरीका मालूम रहेगा। देखिए, हम जल्दी से कैसे समझें इसके गुणनखंड को। अब देखिए, यहाँ 3 है तो आप जान लीजिए 2 से ये विभाजित नहीं होने वाला। फिर 3 2 5 3 8 अंकों का योग 8 आ रहा है जो 3 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं है। अब बचा आया 4, तो जब 2 से विभाज्य नहीं तो 4 से विभाज्य नहीं। 5 अंत में अगर 5 और 0 हो तभी वो 5 से विभाज्य होता है, इसलिए 5 से भी विभाज्य नहीं होगा। आपको सोचने में समय नहीं लगेगा, ठीक, बताने में तो टाइम लगता है। फिर 6 से कोई सवाल नहीं उठता क्योंकि जब 3 से नहीं विभाजित हुआ तो 6 से विभाजित नहीं होगा, ठीक। 7 से ट्राई कर लेते हैं तो वैसे 7 का भी नियम है, नहीं है आपको मालूम तो आप तुरंत भाग दे करके देख लीजिए। 7 चौक 28 और 3 आ जाएगा 43, 7 छक 42 नहीं कटेगा। अब 8 पे चलिए तो जो 2 से नहीं कटा वो 8 से नहीं कटेगा। फिर 9 पे चलिए, जो 3 से नहीं कटा वो 9 से नहीं कटेगा। आप 60 आगे बढ़िए। 10 पे चलिए, 10 से तभी कोई संख्या विभाजित होगी जब अंत में 0 होगा। आगे बढ़िए, 11 लीजिए। 11 में आप जानते हैं कि सम और विषम पदों का योग करके घटा देते हैं, जब वो 11 से विभाजित हो तो 11 से विभाजित होगा। यानी 3 और 3 6, 6 में से 2 गया 4, 11 से नहीं विभाज्य, आगे बढ़ जाइए। 12 से विभाजित करना है तो 12 में किसका गुणनखंड है? 2 गुणे 2 गुणे 3 है, तो जब 2 से नहीं विभाजित 3 से नहीं विभाजित तो 12 से कभी विभाजित नहीं हो सकता। 13 में चलिए, 13 का भाग देख करके आप देख लीजिए, तो 13 दूनी 26 करेंगे, 6 बचेगा 63 आएगा, ठीक। यह भी विभाजित नहीं होगा, 13 चौका 52 तक ही जाएगा। अब आप 14 पे चलिए, तो जब 2 से विभाजित नहीं हुआ, 2 सत्ते 14 है ना, और 7 से नहीं तो 14 से नहीं होगा। अब 15 पे आप चलिए, तो जब 5 से विभाजित नहीं हुआ और 3 से तो 15 से कभी विभाजित नहीं होगा, ठीक। अब 16 पे चलिए, जब 2 से विभाजित नहीं 16 से विभाजित नहीं होगा। अब आप 17 पे चलिए, तो 17 का भाग देंगे जब इसमें, तो 17 एक का 17, 15 बचेगा, 3 उतारेंगे, 17 9 153 यानी 19 आएगा। अब देखिए, 17 भी अभाज्य है, 19 भी अभाज्य है, और यानी इसका गुणनखंड हो जाएगा 17 गुणे 19। हमने बताया आपको, ऐसा लगता होगा आपको बहुत समय लग गया, नहीं, समय नहीं लगा। जो सोचते हैं, जो समझते हैं उस चीज को, उनको समझने में 2 सेकंड 3 सेकंड लगता है, क्या 4 सेकंड, बस इससे ज्यादा नहीं लगता। 1-2 पर जांच करना है वो भी कर लेंगे, ठीक। 5-7 सेकंड तक, 10 सेकंड तक आपको नतीजा मिल जाएगा। तो 17 गुणे 19 है, 17 भी अभाज्य है और 19 भी अभाज्य है, तो यही 2 अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब आपसे गुणनखंडों की संख्या पूछती है तो इसमें एक को भी गुणनखंड माना जाता है और 323 को भी स्वयं का गुणनखंड माना जाता है। यानी अगर आपसे यहाँ कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आप 4 बताएंगे, 1, 17, 19 और 323, ठीक। लेकिन यहाँ आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो अभाज्य गुणनखंड में एक जो है अभाज्य संख्या में आता नहीं, ठीक। 323 तो अभाज्य है ही नहीं क्योंकि वो 17 से कट रहा है, या समझ लीजिए कि 19 से कट रहा है, तो 323 तो अभाज्य है नहीं, इसलिए ये दोनों उसमें शामिल नहीं होंगे, केवल 17 गुणे 19 शामिल होगा। आशा है आपको किसी प्रकार का भ्रम नहीं रह गया होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपने समझ लिया ना, विकल्प सी सही है। 15, 20, 25, ठीक, और 135 डॉट डॉट है, तो इसका मतलब ऐसे चलता रहेगा कि बीच कितने पद हैं। तो अब 15, 20, 25 इस तरह से दिया हुआ है। देखिए,
इसके लिए पिछले वीडियो में भी हमने नियम बताया था कि जो इसका सूत्र होता है ए यानी जो अंतिम वाला पद आप कह सकते हैं, इसको यल भी लिखते हैं। तो ये एन जो होता है वो होता है ए प्लस, सूत्र आप अगर रटे हैं तो बहुत आसानी से हल हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी। अब चलिए आप इस सूत्र पर मान रखिए, तो ए एन जो होगा वो एनवा पद यानी अंतिम वाला पद होता है, यानी आप यहाँ 135 लिख लीजिए, ठीक, बराबर ए की जगह आप 15 लिख लीजिए, ये पहला पद होता है। और एन का आपको मान ज्ञात करना है, एन आप ऐसे रखे रहिए। और डी का मतलब होता है जो अंतर है इनके बीच, पदों के बीच, यानी 15, 20, 25 क्रमागत पदों के बीच 5 का अंतर है, तो यह होगा डी का मान, डिफरेंस जिसको आप कहते हैं, सर्वांतर, ठीक। अब इस 15 को आप लाइए बाईं तरफ घटा दीजिए, तो हो जाएगा 120 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। अब 5 का आप भाग दे दीजिए 120 में, तो हो जाएगा एन माइनस 1 बराबर 24, ठीक। और एन बराबर आप निकालेंगे तो एक जाकर के जुड़ जाएगा और यह हो जाएगा 25, यानी विकल्प सी सही हुआ। चलिए आगे, इसको आप ध्यान से देख लीजिए आंकड़े को। तो यहाँ वर्ष दिया है 2001, 2002, ठीक, 2003, 2004, 2005। स्टेट दिया है राज्य ए बी सी डी ई, ठीक, और अप्रैल। और यहाँ देखिए उपस्थित और उत्तीर्ण लोगों की संख्या दिया गया है, इसी पर प्रश्न बनेगा। आइए देखते हैं प्रश्न को। 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत कितना है। फिर से प्रश्न आप देखिए, 2003 का आंकड़ा लेना है हमको। सभी 5 राज्य ए बी सी डी ई, आपने देखा ना राज्य, जो उपस्थित उम्मीदवार हैं उनकी संख्या में जो उम्मीदवार उत्तीर्ण हैं उनकी कुल संख्या का प्रतिशत कितना है। माने उपस्थित और उत्तीर्ण देखना है आपको, बताना है कि उपस्थित में से कितने प्रतिशत उत्तीर्ण उम्मीदवार हैं, ठीक। आइए जरा डेटा पे ध्यान देते हैं 2003 की। अब देखिए 2003 आपको यहां मिलेगा, यहां उपस्थित वाले को 1 में जोड़ लेंगे और उत्तीर्ण वाले को 1 में, तब प्रतिशत निकाल पाएंगे। तो यहाँ आप देखिए 7200, 8400, 7600, 8600, 9600 है। आप तुरंत इनको जोड़ लीजिए। आप जोड़ेंगे तो 0 0 4 2 6 6 12 6 18 और 6 24, ठीक, 2 हासिल हुआ, 8 7 15 और 7 22 और 8 30 9 39 और 2 और कर देंगे तो 41। अब इसको भी आप जोड़ लीजिए, 0 6 5 11 हासिल 1 9 9 18 8 26 और 3 29 31, 1 1 2 और 3 हासिल था, यानी 5, ठीक, 5010। अब यही निकालना है कि यह 5010 जो है यह 41,400 का कितने परसेंट है, और अनुमानित आपको ज्ञात करना है। अब जितने का प्रतिशत निकालना है, कितने का निकालना था, 5010 का, तो आप 5010 में 100 का गुणा कर दीजिए, ठीक, 100 का गुणा करने के बाद इसमें कुल का भाग दे दीजिए, तो कुल कितना है 41,400। 41,400 देखिए, थोड़ा सा हमने बताया ना कि टाइम टेकिंग इसमें ज़्यादा होगा, तो अब इसका करेंगे आप, तो ये 2 जीरो निकाल दीजिए आप देखिए आपसे अनुमानित पूछता है, तो अनुमानित के लिए आप जब सवाल हल करें तो देखते भी चलिए कि किस विकल्प से मैच करने की संभावना इसकी बन रही है। आप तुरंत बिना पूरा हल किए आगे बढ़ जाइए। अब जैसे 414 है, अब ये 5010 है, तो आप जानते हैं कि 400 है और वो 5000 के, तो 12 चौक 48, 4800 तो यही हो गया। अब यहाँ 14 है, इसमें और 12 का गुणा करेंगे और ये केवल 5010 है, तो अब फिर आगे बाहर जाने की 400 का बाहर जाने की कोई संभावना नहीं बन रही है, इसलिए सीधा सीधा आंसर आपका बन गया 12%। इतना अनुमान आप लगा करके आगे बढ़ जाएंगे, और नहीं तो बहुत समय लगेगा, ठीक। लगभग कितना आएगा, 12% अप्रॉक्सीमेटली, ठीक। आगे बढ़ेंगे। दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है। सवाल को आप पहले कायदे से पढ़ा करें। यहाँ अब केवल राज्य सी के बारे में पूछ रहा है
कि दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उसी राज्य सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना है। माने हम उसी में उपस्थित देखेंगे और उसी में उत्तीर्ण देखेंगे राज्य सी के लिए। तो देखिए, राज्य सी के लिए आप हर सन में चलेंगे, ठीक, जो भी सन है। तो है, आप देखिए कितना है, यहाँ 6200 है, ठीक, यह 8600, यहाँ 7600, यहाँ 8550, यहाँ 9700। अब आप इनको क्या करेंगे, एक में जोड़ेंगे। आप अब इसी प्रकार उत्तीर्ण वाले को भी जोड़ लेंगे सी के लिए। तो 750, आप देख रहे हैं ना, 1000 और 860, 1000 और 1200, इनको जोड़ेंगे। इस प्रकार जब आप इनको जोड़ेंगे और इनका जो मान आएगा वो मैं डायरेक्ट यहाँ बता दे रहा हूँ, 43,200, ठीक है। और जो उत्तीर्ण हैं उनकी संख्या हो जाएगी 4,750, ठीक। अब आपसे अनुमानित प्रश्न पूछ रहा है उत्तीर्णों का, तो 4,750 ये उत्तीर्ण लोग हैं, इसमें आप 100 का गुणा कर लेंगे, ठीक। और जिसमें से आप प्रतिशत आपको ज्ञात करना हो उसको बटे में करते हैं। तो 43,200 को बटे कर लीजिए आप, 2 जीरो निकल गया। अब देखिए आपसे अनुमानित पूछ रहा है। अनुमानित इसलिए पूछता है क्योंकि भाग देना और इनको दशमलव के जितने भी अंक तक संभव हो निकालना यह बहुत टाइम ले लेगा आपसे, इसलिए आपको सहूलियत के लिए देते हैं कि आप अनुमानित निकाल दीजिए। तब यहाँ आप देखिए, यह है 4,750, अब यह हो गया 432। अब आप अपने समय को कैसे बचाएंगे, अनुमानित प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। अब इसको आप देखिए, 4,750 है यह और नीचे 432, तो केवल आप 4,700 पे अपना ध्यान केंद्रित करिए, यानी 4700 भी जिसे आप कह देते हैं, ठीक। तो 4700 और नीचे केवल आप 400 से अगर देखें तो 400 में 11 का गुणा करेंगे तो 44 से यही हो जा रहा है। अभी 32 बाकी है, 32 में 11 के आप गुणा करेंगे, ठीक, तो 352 आ जाएगा। अब 44 और 352, 4752 तो यही हो जा रहा है, तो 50 से केवल 2 ज्यादा जा रहा है, यानी लगभग 11 हम इसे मान लेंगे, ठीक, लगभग 11%। अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न को आप ध्यान से देखिए कि दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में, माने जो भी वर्ष दिए गए हैं उसमें से कौन सा वर्ष ऐसा है जिसमें राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिक है। अब देखिए, आपने देखा कि 2001, 2, 3, 4, 5 वर्ष दिए गए हैं इस तरह से। उसमें सी का जो है उन 5 वर्षों में उपस्थित और उत्तीर्ण दोनों दिखाए गए हैं। तो किसमें उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है, यानी किस वर्ष में, ठीक। तो हम इसे पहले आंकड़ा देखते हैं तो फिर बात करते हैं। अब आप आंकड़े पर जाइए, सी के लिए आप देखिए कितनी आसानी से इसे हल किया जाता है। आप ध्यान से देखिए कि यह 6200 है और यह 750, यानी ये 6200 है और यहाँ 750 है सी के लिए। तो पहले आप 2001 में निकाले चलिए, तो आप कैसे निकालेंगे प्रतिशत, 750 गुणे 100 बटा 6200। तो आपको करना क्या है, आप इतना अगर दिमाग में रखते हैं कि 750 में 100 का गुणा करके 6200 का भाग करना है, तो आप करेंगे क्या कि 100 का गुणा करेंगे, 2 जीरो निकल जाएगा, यानी आपके पास केवल बचेगा यहाँ 750, ठीक, और इसमें 62 का भाग होगा। देखिए सवाल कैसे जल्दी से हल किया जाता है। आप वैसे देखेंगे, जब आपका अभ्यास नहीं रहेगा तो आप सोचेंगे बाप रे बाप कैसे भाग दें, भाग तो इतने जटिल जटिल हैं, तो बहुत टाइम ले लेगा, करें न करें, करें न करें, करें न करें के चक्कर में आप 2 एक प्रश्न के बराबर समय बर्बाद कर देते हैं, ठीक। ये तो वाली हाल होगी कि एक आदमी खेत को जो है वो पलेवा दे करके, यानी जो सिंचाई उसको भरा जाता है पानी से भर करके, और यही सोचता रहा कई दिन तक चना बोए कि मटर बोए, चना बोए कि मटर बोए, अब पता चला खेत जो है वो सूख गया। तो ऐसा मत करिए, हाँ, चना या मटर में से तो कुछ न कुछ बोना पड़ेगा आपको, तो आप भाग करिए। तो अब जैसे 75 है, देखिए कैसे हम तरीका से भाग करते हैं।
अब यह 75 है। अब आप 62 इक्का 62 आप जानते हैं कि एक बार से ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है इसमें, ठीक? और 13 शेष बचेगा। 62 इक्का 62 करेंगे, 13 शेष बचेगा और शून्य निकालेंगे तो 130 होगा। 12 62 दूनी 2 से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। लगभग वहीं आप जाकर के फिर आगे बढ़ जाइए आप। इतने में आपको क्या कहते हैं निर्णय लेने में यह मदद कर देगा आपका। अब अगले में आप जाएँगे तो आप देखिए 1000 गुणे 100 बटा 8600 करेंगे तो अब 8600 का 2 जीरो तो 100 से कट जाएगा। फिर वही बचेगा 1000 और भाग किसका देंगे आप? अब भाग आप देंगे 8600 का तो केवल 86 बचेगा। अब जरा आप देखिए कि 86 से आप भाग देंगे तो 86 का 86 करेंगे आप, तो 14 बचेगा। फिर शून्य अगर उतारेंगे 140 तो 86 दूना भी नहीं जाएगा, केवल 11 जाएगा। आप 11 करके छोड़ दीजिए। फिर आगे बढ़ जाइए आप, तीसरे वाले में आ जाइए, 860 है। अब यहाँ आप 7600 और ऊपर 100 का गुणा करेंगे, आप जानते रहिए, अभ्यास आपका रहेगा तो आप तुरंत समझ लेंगे कि हमको केवल 860 में, ठीक है, इसी 76 का भाग दे करके आजमा लेना है। इसी से अंदाजा लग जाएगा। तो अब 86 में जब 76 का आप भाग करेंगे तो 76 एक का 76, 10 बचा 100 आया, फिर 76 एक का 76, ठीक? हमसे अधिकतम प्रश्न पूछ रहा है। 3 का तो हमने निपटा दिया, अब चौथे की बारी है। अब चौथे में आप आ जाइए, तो यहाँ आप देखिए 1000 और यह 8550 है, तो 100 का जब आप गुणा करेंगे ऊपर तो 1 कटेगा 855 आएगा। तो आप 1000 में आप यहाँ ध्यान दीजिए, आप 1000 में 855 का भाग कर लीजिए और जो आपका 100 का 1 10 बच रहा है उसको लिखे रहिए आप, उससे आप अंदाजा लगा लेंगे। अब 855 का जब आप एक बार ले जाएंगे तो 145 बार से 145 शेष बच जाएगा आपका। अब यही 10 वाला एक जीरो और लग जाएगा, ठीक? तो 1450 आ जाएगा। तो 855 का एक ही बार तो जाएगा 1450 में, यानी 1450 में। फिर आप हट जाइए वहां से, फिर आप देख लीजिए तुरंत पचवें वाले का। पचवें वाला कितना है? 1200 और बटा 9700 है। 100 का आप गुणा करेंगे, 97 का 2 जीरो निकल जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 1200 पूरा पूरा और बटे 97। अब 97 एक का जब आप 97 करेंगे, ठीक, तो 23 बचेगा, 230 हो जाएगा। अब 230 में 97 का आप बार ले जाइए, तो 230 में जब आप 97 का बार ले जाएंगे तो 2 बार तो जाएगा, 154 194 के लिए। अब शेष बचेगा 36। अब अगर आप दशमलव लेके जाते हैं तो 300। अब देखिए मजबूरी है हमारी कि यहाँ 12 आ गया और यहाँ भी 12, अब हम निर्णय नहीं ले पाएंगे। लेकिन यहाँ देखते हैं कि अगर हम दशमलव बढ़ाएंगे 360 होगा तो 3 बार यह जाएगा पहले। और यहाँ भी जरा देख लेते हैं, 62 इक्का 62 था तो 13 आया था, शून्य 130, 62 दूनी 124, 6 बचा। 6 के बाद हम दशमलव ले जाएंगे, फिर शून्य ले जाएंगे, तब इसके बाद जो बार जाना होगा वो जाएगा, ठीक? तो निश्चित है कि यह ज्यादा हो जाएगा, यानी पांचवें, यानी जो 2005 है इसमें सी में उत्तीर्ण लोगों का प्रतिशत अधिक है, ठीक? यानी आपका आंसर 2005। आगे बढ़ेंगे। अब चलिए इसको देखते हैं। सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के लिए राज्य बी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुमानित प्रतिशत कितना है? पता नहीं क्या आप पाना चाहते हैं। इस तरह के प्रश्न करके प्रश्न तो और भी तरीके के बनाए जा सकते हैं। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, सभी वर्षों के दौरान ले रहे हैं राज्य बी से उपस्थित लोगों को, ठीक, और सभी वर्षों के लिए ले रहे हैं राज्य बी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों या लोगों को, ठीक। अब हम सभी वर्षों के लिए बी के लिए निकालेंगे। पहले आंकड़ा देख लेते हैं इसके लिए। तो आंकड़े में आप देखेंगे तो बी के लिए 7500 यानी 7500 एक में उपस्थित हैं, फिर 9200, फिर 8400, फिर 9500, फिर 8600। इसी तरह उत्तीर्ण वाला देखेंगे तो 850, 1000, 950, 950, 1000। हालांकि इनको आप जोड़ेंगे तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, ठीक। आप इनको जब जोड़ेंगे तो मैं डायरेक्ट जोड़ दे रहा हूं, 4000,
यहाँ आप देखिए, इनको मैं जोड़ करके हल कर दे रहा हूँ, सीधे आप समझ जाएंगे। यहाँ आप देखिए, जब कुल आप उपस्थित लोगों को जोड़ेंगे तो होंगे, यहाँ आप देखिए, जब आप कुल उपस्थित लोगों को जोड़ेंगे तो होंगे 43,200, 43,200 और 4,750 है उपस्थित लोग। अब आप परसेंट निकालेंगे तो 4,750 गुणे 100, अनुमानित प्रतिशत निकालना है आपको, आप ध्यान दीजिए, 43,200। ठीक, अब आप 2 जीरो इसमें से हटा दीजिए। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, 4,750 और ये 432, अनुमान लगाना है आपको जल्दी से। आप सोचेंगे करीब 432 का बाहर ले जाएं, क्या करें? अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप देखिए, 4,700 पे आप ध्यान दीजिए, 50 अधिक है, रहने दीजिए, 4,700 है, ठीक, जिसे आप 4700 भी कह लेते हैं। और नीचे आप 400 पे ध्यान दीजिए, 400 में अगर आप 11 का गुणा करेंगे तो 11 बार जाएगा, 4400 हो जाएगा। तो बचे कितना रहा है? 350 और बचेगा उसमें से। लेकिन यहाँ आपके पास 32 है, 11 का गुणा अगर 32 में भी आप करेंगे तो यह 352 तक चला जाएगा। ठीक है, अब 2 केवल ज्यादा जा रहा है ना 11 बार करने पर, तो आप 11% लिख करके आगे बढ़ जाइए। ठीक, 11% आंसर हुआ, यानी आंसर बी, ये विकल्प सही हुआ। ठीक, 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, 2001 में अब सभी राज्यों से जोड़ ले रहा है। 2002 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? यानी 2001 में सभी राज्यों से हमें केवल उत्तीर्ण उम्मीदवार लेने हैं, ठीक, और 2002 में उत्तीर्ण उम्मीदवार लेने हैं। और 2001 में जो सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या थी, वह 2002 के सापेक्ष उनका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 2002 का कितना प्रतिशत है 2001 में उत्तीर्ण लोगों की संख्या, यह बात आप समझे रहिए पहले। चलिए अब डेटा देखते हैं। अब डेटा पे आप गौर कीजिए। अब 2001 यहाँ है, ठीक, ये वाला 2001 है। अब 2001 में जो उत्तीर्ण उम्मीदवार हैं उनको आप केवल लेंगे, यानी 700, 850, 750, 860 और 800, 960 और 860। ठीक, और 2002 में आ जाइए आप, इसको लीजिए, 2 वाला। अब यह उत्तीर्ण उम्मीदवार इसमें से लीजिए, केवल यह 960, 1000, 1000, 1250 और 950। अब इनको लेकर के आप परसेंट ज्ञात करेंगे। तो देखिए, जो सन 2002 में जोड़ा आएगा वह आएगा 5000। तो देखिए, सन 2000 में जो जोड़ा आएगा वह आएगा 5160, ये उत्तीर्ण लोगों का। ठीक, और जो 2001 में आएगा वह आएगा 4120। ठीक, 4120। अब आपको परसेंट निकालना है किसका? 2002 के सापेक्ष, किसका? 1 में। तो 4120 आप ऊपर रखिए, 100 का गुणा करिए, ठीक, और 5160 का भाग करिए। अब यहाँ आप एक जीरो इससे हटा दीजिए। अब इसको आप 4120 में पहले आप 516 का भाग दीजिए। तो एक अनुमान आपसे केवल पूछ रहा है, ठीक है। अब अनुमान में आप क्या करेंगे? 5 अठे, अब ये 500 है, ये 4120 है, यानी 4000 पे आप ध्यान दीजिए। तो 8 पंजे 40, 8 बार जा रहा है। आप जब अपने विकल्प पे गौर करेंगे तो 82, 76, 80, 71, बहुत बड़ा अंतर दे रहा है। ठीक, तो ये 82 82 कुछ आएगा नहीं उसमें, यही 80% लगभग आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल को आप कायदे से देखिए, साझेदारी का सवाल है। अभिषेक, विमल और चिन्मय 3 साझेदार हैं। इस साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक जो है वह विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है, यानी अभिषेक का निवेश वह विमल के निवेश से 3 गुना अधिक है। विमल को विमल लिख दिया है, चलिए वही मान के चलिए। और विमल जो है
वह चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। कौन? विमल। ठीक, अब चलिए इसको हम देखते हैं कि कैसे हल करेंगे। फिर से सवाल समझ लीजिए। अभिषेक जो है वह विमल का 3 गुना निवेश करता है और विमल जो है वह चिन्मय के द्वारा जो निवेश किया गया उसका 2/3 करता है। तो अब सवाल कैसे हल करेंगे आप देखिए, बहुत आसानी से आप हल कर लेंगे सवाल को। आप अभिषेक को ए मान लीजिए, विमल को बी, चिन्मय को सी। और देखिए, आप सीधे देखिए कि अभिषेक जो है वह विमल का 3 गुना निवेश करता है, तो आप 3 बी लिख लीजिए। ठीक, या अब इसका आप अनुपात बना लीजिए, तो ए बटा बी कर दीजिए, यानी अभिषेक और विमल का अनुपात हो गया, संकेत है। और यहाँ 3 है बटा 1 कर दीजिए, यानी 3 संबंधे 1। और पिछले वीडियो में भी जब 2024 का 17 फरवरी वाला फर्स्ट शिफ्ट का सवाल लगाया हूँ, तो उसमें इसको समझाया हूँ कि इस तरह के सवाल कैसे लगते हैं। ऐसा सवाल उसमें भी पूछा था, टाइप लगभग वैसे ही है प्रश्नों के। अब यहाँ विमल जो है, अब ध्यान दीजिए कि विमल जो है वह चिन्मय का 2/3 निवेश करता है। चिन्मय को हमने सी माना है, यानी सी का 2/3। कितना आसान है। अब इसको आप अनुपात में चेंज करेंगे, तो सी को लाइए बटे कर दीजिए, बी बटे सी बराबर 2/3, यह अनुपात हो गया। अब आप देखिए कि कौन कॉमन है, यानी कौन दोनों में है। तो आप देखेंगे यहाँ विमल है जिसका अनुपात यहाँ 1 है, और यहाँ भी विमल है, ठीक, जिसका अनुपात 2 है। यहाँ ऊपर 1 है, ठीक, और यहाँ 2। अब आप क्या करेंगे, विमल के अनुपातों को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए आप इस 1 को 2 बना लीजिए। तो 2 करने के लिए आप क्या करेंगे, नीचे 2, 1 में 2 का गुणा करेंगे। तो आप केवल 1 में 2 का गुणा नहीं कर सकते, आप 3 में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 6। अब इस 6/2 को आप देखिए, 2 से अगर विभाजित करिए तो 3/1 ही तो आएगा। तो जिसका अंश में गुणा करिए उसी का हर में, जिसका हर में उसी का अंश में, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आप देखिए विमल का 2 हो गया, और यहाँ भी विमल 2 हो गया, यानी विमल अब बराबर हो गया, दोनों में बराबर अनुपात ले लिया। अब आप अनुपात सही लिखेंगे तो यह हो जाएगा 6 संबंधे अभिषेक का 6। अब विमल का दोनों में 2 है, तो आप 2 ले लीजिए, इसलिए बराबर किया जाता है इसको। 2 संबंधे सी का 3 है, यानी चिन्मय का 3 है, 3। ठीक, अब जो 5,500 रुपये फायदा हुआ है, उसमें से चिन्मय का अंश पूछ रहा है। तो आप अनुपाती संख्याओं का योग निकालेंगे, तो 6, 2, 8 और 3, 11। ठीक, अब टोटल लाभ कितना है, 5,500। अब बटा कुल करेंगे जो योग आया है। अब गुणे किसका करेंगे, जिसका निकालना है। तो किसका निकालना है, चिन्मय का, यानी 3 इकाई का मान आपको निकालना है, तो 3 का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ 11 का भाग देंगे, ये 500 आ जाएगा, 500 में आप 3 का गुणा कर दीजिए, बहुत सामान्य चीज है, यानी 1500। चिन्मय का हिस्सा 1500 रुपया हुआ। ठीक, आशा है आप समझ रहे हैं, यानी आपका विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4, 10 और 12 से विभाज्य है। पूर्ण वर्ग होना चाहिए, 4, 10, 12 से विभाज्य होना चाहिए। ऐसे सवालों को जब आप देखिए तो सट से आप विकल्प पे जाइए, बहुत सहूलियत मिल जाती है। जैसे देखिए 4, 10, 12 से विभाज्य होना चाहिए, तो 2500 तो किसी भी हाल में 12 से नहीं विभाजित होगा, क्योंकि 12 में है 3 और 25 3 से कटेगा नहीं, तो ये छूट गया, इसको आप छोड़ दीजिए। अब आप आ जाइए 900 में, तो 900 जो आप विभाजित करेंगे तो 4 से कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा। 1600 किसी भी हाल में 12 से नहीं कटेगा, क्योंकि 12 में 3 है और 16 3 से कटता नहीं है। 400 है, 12 में 4 तो है लेकिन 3 है, और 3 से ये कटना नहीं है इसको। ठीक, अब आपका आंसर क्या हो गया, 900, या पूर्ण वर्ग भी है और उनसे कट भी जाएगा। अब छोटी है, बड़ी है, क्या है, वो भी नहीं समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इतना सरल विकल्प आपको दिया है। ठीक, अब अगर आपको हल ही करना हो तो कैसे करेंगे, ये भी आप समझ लीजिए। अब 4, 10 और 12 तीनों से विभाजित होना चाहिए, तो कौन सी संख्या विभाजित होती है, लस।
और 4 10 12 का लस सीधे क्या हो जाएगा 60, 12 पंजे 60, 10 छक्का 60, 4 15 है 60। अब लस है आप निकाल लीजिए तो विभाजित होगा, लेकिन आपको पूछ रहा है कि पूर्ण वर्ग हो और छोटा से छोटा हो, तो आप करिए क्या, इसको पहले फैक्टराइज कर लीजिए, गुणनखंड इसका ज्ञात कर लीजिए। तो 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। अब आप देखिए 2 का एक युग्म बन रहा है, ठीक, लेकिन 3 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका मतलब एक 3 और एक 5 और अगर आ जाए तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा और सबसे छोटी संख्या होगी। तो पंक्तियां 15 का गुणा और मांग रहा है, यानी इस 60 में आप 15 का गुणा अगर कर देंगे, वही 3 5 जो कम पड़ रहा था वही हमने यहाँ बढ़ा दिया, यानी 15। अब 15 का और गुणा अगर इसमें कर दीजिए तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा 15 छक्का 90, 1 0 और 900। ठीक, हल करना है तो इस तरह से हल कर लीजिए। आगे दो संख्याएं 3 संबंधे 5 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या 9 संबंधे 17 के अनुपात में हो जाती है। तो उसमें से छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या मतलब जिसका अनुपात 3 है। ठीक, देखिए इस तरह का सवाल मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया हूं और एक ट्रिक से बताता हूं इसको, उसमें भी बताया हूं। ऐसे प्रश्न प्रायः परीक्षाओं में बनते हैं अनुपात समानुपात के। ठीक, अब आप देखिए कैसे हल कर रहा हूं इसको ट्रिक से। पहले संख्या का अनुपात क्या था 3 संबंधे 5, देखिए कितना आसान है, आप 3 लिख लीजिए 5 लिख लीजिए। फिर कितना अनुपात इनका हो गया था 9 संबंधे 17, 9 17 कितना घटाने पर 6 घटाने पर। ठीक, आप चाहे तो यहाँ ऋण 6 संकेत में अपना समझने के लिए ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है, 17 का इसमें गुणा कर दीजिए 3 में, इस तरह से 9 का 5 से कर दीजिए तो 17 त्रिक 51, और 9 का 5 से कर दीजिए 45। ठीक, 9 का 5 से करेंगे 45, इसको घटा दीजिए, घटाने पर क्या मिल जाएगा आपको 6। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो नीचे वाला अनुपात है ना, इसका आप अंतर ले लीजिए, हमेशा यही किया करें, अंतर ले लीजिए और जितना घटाने पर ऐसा हो रहा है या जोड़ने पर उसका गुणा कर दीजिए। तो 17 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 8, और 8 में आप 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 48। अब आप यह देखेंगे कि यह जो 48 आ रहा है वह इस 6 इकाई के सापेक्ष आ रहा है, यानी 6 इकाई होने पर, ठीक, 6 इकाई पर जो अंतर आ रहा है वह 48 है। आप देख सकते हैं 6 इकाई बराबर 48। ठीक, 6 इकाई बराबर 48, तो 1 इकाई कितने के बराबर होगा 8 के। तो सबसे छोटी संख्या का अनुपात 3 है, तो 3 इकाई कितने के बराबर होगा 3 गुणे 8 बराबर 24। सबसे छोटी संख्या 24 होगी। ठीक, यानी हमारा विकल्प सी सही होगा इसमें। ठीक, विकल्प सी सही है। आगे बढ़िए, देखिए पीडीएफ का पासवर्ड है, अगर आपको पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप पीडीएफ ले सकते हैं। उसका पासवर्ड है 000 0, यानी 4 बार 0। ठीक, आगे देखिए ये सब मजेदार सवाल हैं। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, ठीक, यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता। अरे भाई अभी लाभ तो क्रय मूल्य पर ही आएगा ना, लेकिन कह रहा है कि अगर जो खरीदा था वो क्रय मूल्य जो था, अगर वो 20% कम पर खरीदा होता तो जो ये 25% लाभ पर अब बेच रहा है इससे 12.60 कम में ही बेच देता, तब भी उसे 30% का लाभ होता। आप पहले सवाल को पढ़िए, मैं पहली बार ही सवाल नहीं पढ़ा, आपको समझाता चला गया, यह मान करके कि सवाल आप पढ़े होंगे या पढ़ लीजिए। तो इस तरह से हमको अब वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और इसे रुपए 12.60 कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
आइए देखते हैं इस सवाल को कितने आसानी से हल करते हैं। ठीक, बहुत बड़े गौर से आप देखिए। अब यहाँ आप देखिए 4 तरह के लेवल प्राइस आपको दे दिए गए। एक तो आपको दिया गया जो पहला वाला सेलिंग प्राइस था, यानी आप जिसे 25% लाभ पर बेचते, लेकिन लाभ पर किस पर बेचेंगे? क्रय मूल्य पर ही तो लाभ होता है हमेशा। यह आपके क्रय मूल्य की लाइन है। ठीक, ध्यान से आप देखिए। अब 25% का यहाँ लाभ होता है। यह 25% लाभ वाली लाइन है। आप ध्यान दीजिए, मैं यहाँ तीर का चिन्ह दे रहा हूँ, यानी 25% जो लाभ है वह वाली लाइन है जो पहली सेलिंग प्राइस थी, यस वन। लेकिन कह रहा है कि अगर यह क्रय मूल्य 20% कम होता, यानी यह 20% कम पर खरीदता। अब देखिए, एक क्रय मूल्य गिरा रहा है, दूसरा क्रय मूल्य तैयार कर रहा है। हम इसको क्रय मूल्य 1 मान लेते हैं, ठीक, और इसको क्रय मूल्य 2 मान लेते हैं। अब आप देखिए, यह 20% कम कर दिया इससे, ठीक। तब कह रहा है कि यह बेचते अगर अब 30% लाभ पर, 30% लाभ पर, मान लीजिए अब वह लाइन यह है जिस पर बेचा जाता तो 30% का लाभ हो जाता। ये दूसरी S2 लाइन है, लेकिन यह कह रहा है कि यहां से यहां तक कितनी कमी हुई है, अब उसको निकालेंगे। हमको दे रहा है कि 12.60 कम हुआ, लेकिन यहां हम अपने पैमाने के अनुसार चलेंगे। अब देखिए इस सवाल को कैसे हल किया जाता है आसानी से। मान लीजिए आपकी क्रय मूल्य वास्तव में 100 था, तो 100 से 20% कम पर अगर बेचा जाता तो यह कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य 80। बहुत आसान है, क्रय मूल्य 80 होता। और यहाँ जो 25% लाभ पर बेचा गया तो निश्चित है कि यशवन जो है वह 125 हो जाता। ये तब हो रहा है जब क्रय मूल्य 100 मान रहे हैं, और 100 मान ही लेना चाहिए, सवाल आसान हो जाता है। अब इस 80 पर आप ध्यान से देखेंगे तो 80 पर कितने परसेंट का लाभ हुआ था? 30% पर, जब 12.60 कम होता पहले वाले बिक्री मूल्य से। तो हम 30% इसका निकाल ले रहे हैं कि वास्तव में हम रहेंगे कहां, क्या होगा हमारा दूसरा सेलिंग प्राइस। तो 80 का 30% निकालेंगे और उसमें जोड़ेंगे। तो अब 30% आप निकाल करके जोड़ेंगे, इससे बढ़िया होता है कि आप सीधे सीधे 100 में 30 जोड़ करके यानी 130 पर ही हल कर लीजिए। यानी 80 गुणे 30/100 करते आप तो जोड़ते 80 में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जितना जोड़ना है जी परसेंट आपको 100 में पहले जोड़ लीजिए 130। अब डायरेक्ट आप उतना गुणे जितना जोड़ आया है वह करके बटे आप प्राइस कर लीजिए, जो क्रय मूल्य है आपका 100, तो आप सीधे वहां पहुंच जाएंगे बिना जोड़े। ठीक, अब इसे आप हल करेंगे तो ये देखिए 2 जीरो निकाल दे रहा हूं, 13 104 माने 104 रुपए आ रहा है। अब यहां आप पहुंच गए 104 पे, S2 वाली लाइन। अब हम अगर देखें तो यह 125 से वास्तव में कितना कम है? 21 कम है। यानी 125 में से अगर हम 104 निकाल दें तो 21 आएगा। अब हमने 21 क्यों निकाला? यही अंतर जो वहां कहे हैं कि 12.6 कम होता, ठीक, तब भी 30% का लाभ होता। तो 30% लाभ तो हमने पहले ले लिया इसमें, लेकिन हमारे माने अनुसार अंतर कितना आ रहा है? 21। यह 21 कब अंतर आ रहा है? अंतर 21 तब है, ध्यान दीजिए, अंतर 21 पर, अंतर 21 पर आपका जो प्राइस है, यानी ये परचेजिंग प्राइस, क्रय मूल्य, वह कितना है? 100। इतने पर 100, तो एक पर कितना होगा? एक अंतर पर 100 में 21 का भाग हो जाएगा। अब जितना अंतर वो दे रहे हैं उसको ले लीजिए, 12.60 अंतर पर क्रय मूल्य। तो एक वाला जब आपको मालूम हो गया साहब, तो आप इसी में गुणा कर लीजिए किसका? 12.60 का। अब यहाँ 21 छक्का 126 यानी 0.6 आ जाएगा। 100 का गुणा करेंगे आप तो 60 आ जाएगा, यानी आंसर आपका आया 60 रुपए। बहुत आसान सवाल, ठीक, आशा है आप समझ गए होंगे। यानी
आपका विकल्प ए सही हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वैसे आप चाहेंगे तो उत्तर की जांच से भी इसे हल कर सकते हैं। इस सवाल को आप गौर से देखिए। मोहन और श्याम रुपए 800 के लिए एक काम करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिनों में कर सकता है, श्याम इसे 8 दिनों में कर सकता है, लेकिन जब रमेश की मदद से कर रहे हैं तो इसे 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो बताओ कि मजदूरी में श्याम का हिस्सा क्या होगा। श्याम यानी दूसरे नंबर वाला आदमी, मोहन और श्याम, बाद में आया रमेश। मोहन 6 दिन में कर सकता है, रमेश 8 दिन। देखिए एक बात बताऊं, पहले इसको आप समझ लीजिए। जब हिस्से की बात आएगी, रुपया लेने की बात आएगी, तो काम का अनुपात या कह सकते हैं काम की क्षमता का अनुपात निकाला जाता है, जो कि दिन का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम समझते हैं ना, जिसे आप कभी कभी उल्टा भी कह देते हैं। यहां आप देखिए कि जो जितने दिन अधिक दिन लेगा काम करने में, निश्चित है उसकी क्षमता कम होगी, वह कम मजदूरी लेगा। और जो जल्दी करेगा वो अधिक मजदूरी लेगा, उसकी क्षमता अधिक है, क्योंकि एक साथ मिलकर वो कर रहे हैं। अब ऐसी दशा में अब जरूरी है कि हम पहले तीनों का समय निकालें कि कितना एक्चुअल ये समय ले रहे हैं काम करने में। ठीक, तो एक तो 6 दिन में और एक 8 दिन में कर रहा है, तो जरूरी है रमेश का भी निकालें। तीनों मिलकर के 3 दिन में कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं सवाल कैसे हल होगा। अब कुल मजदूरी 800 है। अब आप देखिए यहाँ, अगर हम एक एक दिन का काम इनका निकालिए तो मोहन और श्याम यश ले रहे हैं, रमेश, ये तीनों मिलकर के एक दिन में 1/3 काम करेंगे। हम यहाँ देखिए, हम यहाँ हम एक दिन का काम ले रहे हैं, वन डे वर्क ले रहा हूं। तो एक दिन का इनका जो काम होगा वह 1/3 होगा, क्योंकि पूरा काम ये 3 दिन में कर रहे हैं। ठीक, मोहन अकेले 6 दिन में करता है और श्याम 8 दिन में। तो एक दिन में मोहन करेगा 1/6 और सोहन करेगा 1/8। तो इनका भी अगर हम वन डे वर्क लें, एक दिन का काम, यह हो जाएगा 1/6 धन 1/8। बहुत सरल सवाल है। अब यहाँ लसा कितना हो जाएगा, 24, 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, 4 धन 3, यानी 7/24। एक दिन में ये दोनों मिलकर के 7/24 काम कर रहे हैं, जबकि तीनों मिलकर के 1/3 काम कर रहे हैं। तो मोहन और श्याम का अगर हम घटा दें तीनों में से, तो रमेश का निकल आएगा एक दिन का काम। यानी रमेश का जो वन डे वर्क होगा, एक दिन का काम, वह कितना हो जाएगा, 1/3। ये तीनों का काम है एक दिन का, इसमें से उन दोनों का घटा देंगे, 7/24। जब आप यहाँ घटाएंगे तो लस यहाँ देखिए आपका 24 ही होगा। 3 8 24, 8 का 8, ऋण 7 बराबर 1/24 हो जाएगा। यानी 1/24 काम एक दिन में कर रहा है रमेश, यानी 24 दिन लगेगा उसे काम करने में। तो दिन का जब हिस्सा लेना हो तो आप कभी दिन पर काम मत करिए, दिन लेकर के सवाल मत हल करिए, बल्कि एक दिन का काम लेकर के सवाल हल करिए। एक दिन का काम जो उनका होगा वही उनकी क्षमता होगी। यानी अब हम उनकी क्षमताओं का अनुपात निकालेंगे। ठीक, तो क्षमताओं का जो अनुपात होगा वह 1/6 संबंध है, एक दिन का काम वही निकालिए, यही है क्षमता। संबंध है 1/8 संबंध है 1/24। अब इसे हल कैसे करेंगे, आप अनुपात कैसे क्लियर करेंगे। आप जो हर है ना, तीनों का बराबर कर लीजिए। तो तीनों का हर आप कैसे बराबर करेंगे, अब यहाँ ध्यान से देखिए। तीनों का हर बराबर करने के लिए आप लसा ले लीजिए तीनों के हर का, तो 24 होगा। तो आप सबके नीचे यानी सबका हर 24 कर लीजिए। तो 6 का अगर 24 करेंगे तो 6 चौक 24, ऊपर 4 का 4 लिख लीजिए। अनुपात 8 की जगह 24 करिए तो 8 त्रिक 24 और 3 1 का 3। ठीक, और यह 24 है ही, यही एक रहेगा ही। अब देखिए हर बराबर हो गया, 24 24 24, 1/24 से हम इसे विभाजित भी कर सकते हैं। तो 4 3 1, यही अनुपात बनेगा। यानी 4 संबंध है 3 संबंध है 1। 6 दिन में कर रहा था उसकी दक्षता 4 आ गई, जो 8 दिन में कर रहा था वो 3, जो 24 दिन में कर रहा था उसकी दक्षता 1। अब इसी में आप मजदूरी को बांटेंगे।
तो सबसे पहले आप अनुपाती संख्याओं का योग ले लेंगे। 4 3 1 जोड़ देंगे। 4 3 7 और 1 8। ठीक। अब टोटल मजदूरी कितनी थी? 800। अब 800 और बटे, अब जो जोड़ आया है कुल अनुपाती संख्याओं का 8, और किसका हिस्सा निकालना है? श्याम का। तो श्याम का हिस्सा कितना है? 3। ठीक। 8 का भाग करेंगे 100 और 3 का गुणा करेंगे 300 रुपया। ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका विकल्प बी सही हुआ। ठीक। एक लान, लान मतलब घास का मैदान होता है। एक लान आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है। तो लान का क्षेत्रफल दे रहा है 600 मीटर स्क्वायर या 600 वर्ग मीटर। तो लान की चौड़ाई क्या होगी? ठीक। फिर से समझ लीजिए, लान के भुजाओं का अनुपात 2:3 है और क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर। तो आपसे चौड़ाई पूछ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये जो 2:3 है ना भुजाओं का अनुपात, इसको आप 2x और 3x मान लीजिए। ठीक। अब क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 2x गुणे 3x। अब यह बराबर कितना हो गया? 600 के। क्षेत्रफल 600 दे रहा है। अब 2 3 6x स्क्वायर हो गया यह, यानी 600। 6x स्क्वायर बराबर 600। तो x स्क्वायर बराबर 6 का भाग करेंगे आप, 100 आ जाएगा। ठीक। और जब x का मान निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। अब आपसे चौड़ाई पूछ रहा है, सबसे छोटी भुजा मतलब चौड़ाई यानी 2। तो चौड़ाई हो जाएगा 2x, यानी 2 गुणे 10, यानी कितना? 20 मीटर। बहुत सरल सरल सवाल हैं। चलिए आगे। एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। 900 मीटर दूरी है और समय 2 मिनट 30 सेकंड ले रहा है। तो साइकिल चालक की किलोमीटर प्रति घंटा में गति ज्ञात कीजिए। ठीक। अब आइए हम देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। कुल दूरी कितना दिया है? 900 मीटर, यानी डी बराबर 900 मीटर। ठीक। टाइम कितना ले रहा है? आप समय निकाल लीजिए टी। तो समय 2 मिनट 30 सेकंड है, यानी 2 गुणे 60। अब ध्यान दीजिए, 2 मिनट को मैं सेकंड में बदल रहा हूँ और 30 सेकंड और, तो 60 दूनी 120 और 30, यानी 150 सेकंड समय लगा। ठीक। ये टाइम हो गया। अब आपसे पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में चाल, तो पहले हमको चाल मालूम होना चाहिए, मीटर और सेकंड में पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो जो स्पीड होगा आपका चाल, वह कितना हो जाएगा? दूरी बटा समय, यानी डी बाई टी। अब दूरी कितना है भाई? दूरी है 900। ठीक। समय कितना लिया? 150। ठीक। 0 0 सेकंड से 15 छक्का 90, यानी 6 मीटर प्रति सेकंड चाल हुआ। अब मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है तो ट्रिक है जो उसका यूज कर लीजिए, आप 18/5 कर लीजिए। और नहीं तो आप किलोमीटर के लिए पहले 1000 का भाग दे लीजिए, फिर घंटे के लिए आप 60 गुणे 60 कर लीजिए ऊपर, यानी अंश में। तो वो आता है 18/5 ही। 18/5 का गुणा करेंगे, ठीक, तो यह किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। अब यहाँ विभाजित कर दीजिए आप इसको, तो 18 छक्का 108, 108 में 5 का भाग दे दीजिए। 108 में 5 का आप भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 6 30, यानी इतना किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत सरल सरल सवाल है। ठीक। यानी आपका जो आंसर है वह कौन सा है? विकल्प डी वाला। ओके। चलिए आगे। इसको आप देखिए, 3 संख्याओं में से दूसरी वाली पहली से 2 गुनी है और तीसरी से भी 3 गुनी है। लीजिए, मजेदार बात है कि 3 संख्याओं में से जो दूसरी वाली है वह पहली से दुगनी है और तीसरी से भी 3 गुनी है। ये तीनों संख्याओं का औसत 66 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ आप समझ लीजिए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी संख्या तो यही तीसरी वाली होगी। आइए देखते हैं, आप समझ भी लेंगे कैसे होगी। अब अगर हम
पहली संख्या को यक्स मान लें तो निश्चित है कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसकी 2 गुनी 2x। लेकिन यह 2x जो है वह तीसरे वाले का 3 गुना है। तो जब आप एक 2x पहले से मान के बैठे हैं दूसरे वाले को, तो तीसरे वाले का ये 3 गुना है ना, तो आप करेंगे क्या, आप इसी में 3 का भाग कर दीजिए, तीसरा वाला मालूम हो जाएगा। चूंकि यह तीसरे का 3 गुना है तो तीसरे से जितना गुना अधिक है उतने का भाग दे दीजिए, तीसरा मालूम हो जाएगा। यानी अब मालूम हुआ है आपको 2x/3, ये तीसरा वाला है। अब देखिए ये सबसे छोटा होगा, तो आप एक चालाकी किया करिए कि जिसका भाग देना है आपको ना, जो आप देख रहे हैं कि अरे तो वटे वटे में आ जाएगा, दिक्कत करेगा, उतरने का गुणा करके पहले ही अंक मान लिया करें। अब जैसे देखिए आप जानते हैं कि लास्ट में जा करके हमको 3 गुना साबित करना है, तो आप करिए कि आप पहली संख्या से शुरू करिए, पहले संख्या को ही आप 3x मान लीजिए, ठीक। तब दूसरी वाला इसका 2 गुना है यानी 6x हो जाएगा। अब तीसरा वाला क्या है, दूसरे वाले का तिहावा होगा, यानी कह रहा है कि तीसरे वाले का 3 गुना है दूसरा वाला। तो दूसरा वाला तो 6x है, तो कितने का 3 गुना होगा, 2x का। अब 6x में 3 का भाग दे देंगे, आ जाएगा यह। अब इसका एवरेज कितना दे रहा है, तो 3x धन 6x। औसत कैसे निकालते हैं, कुल पदों का योग कर लेते हैं और कुल पदों की संख्या का भाग कर देते हैं, तो कितने पद हैं, 3। अब यह कितना आ रहा है एवरेज, 66, ठीक। अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो 6 3 9 और 2 11x, ठीक। और इस 3 को ले जाएंगे 66 से गुणा करेंगे। देखिए यही आप लोग गलती करते हैं, आप 66 में 3 का अगर गुणा करने में फंस जाएंगे तो फिर देखिए इधर से x का मान निकालेंगे तो 11 का भाग भी होगा, और इसमें आपका टाइम कितना बर्बाद हुआ, एक तो 66 में 3 का गुणा करने में बर्बाद हुआ, अब आपको कटाने में दिक्कत होगी, उसमें समय बर्बाद होगा। तो ये जो गुणा भाग ये सब बातें हैं ना, ये फाइनली करना चाहिए, वैसे रखे रहिए इसको, तो आप 66 गुणे 3 रखे रहिए, ठीक। अब इसके बाद जब आप x का मान निकालेंगे तो 66 गुणे 3 बटे 11 करेंगे। अब 11 छक्का 66 और 36 18, सीधे आ गया। वैसे तो भाग में भी आपको दिक्कत आती हो सकता है। अब x बराबर 18 आ गया, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, 2x है, तो सबसे छोटी संख्या जो होगी वह 2 गुणे 18 बराबर 36, यह सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो इसमें से आपका विकल्प डी सही होगा। ओके, चलिए, अगर आपको इन प्रश्नों में शंका हो ना तो आप जांच भी कर सकते हैं। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।